देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो कह रहे हैं ना यहाँ पर, अ, देखिए आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा है। आत्मबोध होने तक अहंकार का अभाव नहीं है। इसी अहंकार को चित्रण में अभिमान संज्ञा से, वृत्ति में हठ संज्ञा से तथा मन में आसक्ति और आवेश संज्ञा से जाना जाता है। और यहां पर देखेंगे, कल जो वो बात हो रही थी सारे आवेशों को लेकर के, ये देखेंगे, ये भ्रांत अवस्था में प्रधानतः 6 प्रकार के आवेशों को पाया जाता है। वे हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। इन सब के मूल में आवेश है। आवेश के मूल में हठ, हठ के मूल में भ्रम, भ्रम के मूल में अहंकार है। तो ये आवेश जो बेसिकली बोल रहे हैं वो मन में है। मन में आवेश, वृत्ति में हठ, चित्त में भ्रम तथा बुद्धि में आत्मा से विमुखता ही शरीर मूलक प्रवृत्तियां हैं। तो इसमें मूल आवेश हुआ या बुद्धि में जो अहंकार है वो हुआ? अब यही सोचने वाली बात है, अपन इसको जो है चर्चा कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरी बात ये हुई कि थोड़ा निराशा इस बात से हुई कि अगर बोध नहीं है तो हर एक में अहंकार है। बिल्कुल प्लस माइनस हो सकता है, पर हम सब में यानी कि जब तक बोध नहीं हुआ है तब तक बुद्धि में अहंकार का अभाव नहीं है। बिल्कुल, इसमें तो देखिए ऐसा ही लग रहा है। हम्म। जब तक बुद्धि आत्मा से विमुख है, मतलब जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता है तब तक अहंकार रहेगा ही। पर उसमें डिग्री रहेगी क्या कुछ? वही, उसमें डिग्री तो रहेगी। नहीं रहेगी तो फिर जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फिर इसका क्या मतलब है? इसी चैप्टर में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये जो 3 स्थितियों की बात बताया, ज्ञान अवस्था में बुद्धि 3 स्थितियों में परिलक्षित होती है। बुद्धि की बात कर रहे हैं। एक अल्प विकसित, दूसरा अर्ध विकसित, तीसरा जो है विकसित। तो यहाँ पर बोल रहे हैं चित्त तंत्रित, यहाँ बुद्धि तंत्रित बोल रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं आत्मा द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित। यहाँ देखिए तंत्रित, यहाँ पर नियंत्रित नहीं लिखा है, यहाँ पर तंत्रित। इस दोनों जगह तंत्रित भाषा का प्रयोग किया है। अल्प विकसित और अर्ध विकसित में तंत्रित कहा है, यहाँ पर तंत्रित ना करके नियंत्रित कहा है। यहाँ ये नहीं कहा कि मन, वृत्ति, चित्त द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ ये नहीं कहा कि मन, वृत्ति व चित्त बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित वाली बात नहीं कही गई है, लेकिन यहां पर जो है नियंत्रण वाली बात कही गई। तो ये समझना पड़ेगा, जब ये बाबा जी बोल रहे हैं ना आत्मबोध रहित बुद्धि ही अहंकार है, इसका मतलब क्या? जो अभी एक भ्रमित मानव की जो स्थिति है, जिसको अभी अपन शुद्ध रूप से कह रहे हैं कि 4 विषय 5 संवेदनाओं में जी रहा है, और जहां पर वो अर्ध विकसित की स्थिति में, जहां पर बुद्धि तंत्रित है, क्या वो दोनों एक ही है? मुझे लगता है नहीं, एक नहीं, क्वालिटी में डिफरेंस है। दोनों में क्वालिटी में काफी डिफरेंस है। यहां पर भी ब्रेकेज है, यहां पर भी इसमें पूर्ण नियंत्रण नहीं आया है, इसलिए यहां पर नियंत्रण वाली बात नहीं की गई। ये जो बोल रहे हैं मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो है नियंत्रित नहीं लिखा है, तंत्रित है। मतलब वो बुद्धि से मैक्सिमम टाइम हो रहा है, लेकिन कभी कभी मेरा जो अनुमान है कि वो मन मतलब शरीर मूलक प्रवृत्ति में भी जाता होगा। यदि नहीं जाता है, इसका मतलब बुद्धि का पूर्ण नियंत्रण हो गया चित्तवृत्ति मन पे। लेकिन बुद्धि जो है चित्तवृत्ति मन पे पूर्ण नियंत्रण नहीं पा सकता। ये समझना पड़ेगा। यही भैया ये यानी कि जो अनुभवगामी की बात हुई ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल अनुभवगामी की ही बात हो रही है। बिल्कुल हम्म। भैया, ये मैं पकड़ रहा था, ये मैं बोलने वाला था। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो अर्ध विकसित है वो अनुभवगामी की स्थिति होती होगी। बढ़िया। समझना पड़ेगा और इस, जहाँ नियंत्रण की बात आ जाती है वहां तो फिर आत्मबोध से ही वो फिर सिस्टमेटिक ऊपर से फिर वो अनुभव मूलक विधि से ही फिर तो कार्यक्रम हो वही, मुझे मेरे को भी यही और लगता पूर्ण है। संतुलित होता है, ऐसा लग रहा जो पूर्ण नियंत्रण होना है जीवन में,
उसका जो अधिकार है वो आत्मा से ही है। पूर्ण नियंत्रण जीवन पर जो होना है वो आत्मा से ही होता है, उसी में ही स्वतंत्रता है, उससे पहले स्वतंत्रता होता ही नहीं है। जिसको स्वतंत्रता कर रहे हैं कि जब तक आत्मबोध नहीं हुआ है तब तक वो स्वतंत्र नहीं है। ये लेकिन आगे जो है यहाँ पर स्वतंत्रता की भी बात है। ये देखिए, ये हालांकि देखेंगे ना, अलग अलग यहाँ पर भी इसे देखेंगे, चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति होती है। फल स्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। फिर आगे लिख रहे हैं, ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपयोग, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्यभाव होता है, और वह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई ही जाती है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि एक स्वतंत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीति होता है। बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है, यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है, सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। और भैया ये ऐसा समझे कि यानी सबसे पहले मन को ही करना पड़ेगा तैयार, और वो अध्ययन से होगा। अब कुछ सूचनाएं आती रहेंगी, पर मैं तो अब तक ऐसा समझ रहा था, क्लियर करिए, कीजिएगा जरा, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तुलन है। तुलन में 6 दृष्टि जो है उसमें से 3 इधर आ जाती हैं। न्याय की तरफ से अपन सोचने लगते हैं कि भाई ये, वो अपने को पूछते हैं कि भाई ये न्याय, हमारा जो ये काम है न्याय से प्रेरित है या नहीं है। और इस तरह से न्याय की तरफ जब ढलने लगते हैं तो हमारा यानी कि शुरुआत होती है परिमार्जन होने की, जीवन में जागृत होने की। या फिर यहाँ जैसे इस तरह से कह रहे हैं तो इसमें तो क्या है, मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, फिर वृत्ति हो जाए, तो ये मन पर से काम होगा या तुलन से काम होगा वृत्ति में जाकर। इसमें पहले या अभी समझते, अभी ऐसा ही विचार आया कि जैसे अध्ययन कर रहे हैं, सुनते हैं, तो उस वक्त सुनने से वो तो मन में तो जाएगा ही, और मन में एक आशा बनती है इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, और वो वृत्ति के लायक होने लगता है अगर ध्यान से अपन ये सब बातें सुनते हैं तो। और तुलन में जाके जब हमारी दृष्टि ऐसी, वो मन है कि पहले ऐसा होगा तभी वो वृत्ति में जाके तुलन में बराबर कर सकेगा, ऐसा भी लग रहा है अभी। आप बताइए किस तरह का होता होगा ये क्या है, प्रैक्टिकल वे है, सुन रहे हैं बराबर है, और अध्ययन से जागृति आएगी। तो अध्ययन से जागृति कैसे आएगी, यानी कि ये सुनने से तो आ जाएगी, ऐसा पहले तो जरा भी नहीं लगता था, अब लगने लगा है। तो सुनने से क्या प्रैक्टिकली क्या होगा, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे काम होगा, वो अपने को कैसे ध्यान में आएगा, उसकी बात बताइए जरा। उसमें महत्वपूर्ण बात है, उसमें मुझे लगता है ना कि सभी लोगों को, अपन लोगों को थोड़ा सा बुद्धि लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। हम सभी लोगों के लिए ही ये रास्ता भी यहीं से खुलेगा कि क्या परिमार्जन होने से क्या होगा। एक तो पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी जैसे, ये अभी जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने शिविर को सुना, है ना, ये अभी मध्य दर्शन के बारे में सुना, कुछ पढ़ रहे हैं, तो अभी अपने को ये लगता है कि नहीं कि कुछ समय मन जो है, जो सही वस्तु को सुना है उसके अनुसार मन में आशा हो रही है। मतलब दो चीजें एकदम क्लियर कट अपने को पता चलनी चाहिए कि मन जो है वो दो तरीके से काम कर रहा है। जो एक नया सुना, जो अभी एक नए की जो स्मृति बनी है, वो चित्त में जो बना है वो संस्कार, उसका प्रभाव वृत्ति पे हो रहा है, उसी चीज का विश्लेषण हो रहा है और उसी अनुसार मन में आशा भी हो रही है। दूसरी एक जो चीज हो रही है कि जो पुराने अभ्यास थे, जो मन का शरीर से द्वारा जो सुखी होने का अभ्यास था, उसके अनुसार जो है, उसके लिए भी चित्त में चित्रण होने लगता है और उसी के अनुरूप जो है मतलब विचार भी फैलने लगता है। और मन तो है ही उसमें इन्वॉल्व, मन उसी के आस्वादन में भी लग जाता है। ये दोनों चीजें पता चलती हैं कि नहीं, मतलब ये दोनों चीजें क्लियर हम लोगों में सभी में हो रही है। क्या ये लगता है कि दोनों ही चीजें हो रही हैं हम सभी लोगों में?
या उसमें से सिर्फ एक ही हो रहा है, दूसरा हो ही नहीं रहा है, कोई भी एक? पहले आप लोग की बात सुन लो कि क्या लगता है, मतलब ये दो चीजें हो गई ना, जहां पर मतलब एक जो भी हमारे में क्रिया है वो लग रहा है अलाइंड हुआ है, क्या मतलब चित्त में जो सही का हमारे में चित्रण हुआ हुआ है, उसी का वृत्ति में विचार हो रहा है, और उसी के अनुसार जो है मन में आशा हो रही है। मतलब एक तरीके से कहें, धर जो हमारा चित्रण सही का चित्रण हो रहा है, उसी का विचार हो रहा है, उसी की आशा हो रही है। और उसकी जगह जो एक दूसरा जो कहा गया है, जिसको जीव चेतना बोल रहे हैं, जहां पर मन शरीर मूलक विधि से ही जो है आस्वादन की आशा में है, उसी के समर्थन में चित्त में चित्रण भी हो रहा है और वृत्ति में विचार भी हो रहा है। ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं। दोनों अलग अलग में जो डिफरेंस है, एक चित्त से तंत्रित है और एक मन से तंत्रित है। जो पहला वाला भाग था जहां पर चित्त से तंत्रित हो रहा है जीवन, दूसरा वाला भाग है जहां पर मन से तंत्रित हो रहा है। मतलब मन ड्राइविंग की अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि मन से तंत्रित नहीं, मतलब ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, ये कम ज्यादा हो सकता है कि मतलब कुछ ज्यादा समय ये हो रहा है, कम समय, लेकिन ये दोनों ही होता है कि नहीं हो रहा है? हाँ, होता तो दोनों ही है। वही बाकी लोगों से भी क्या मतलब, ये दोनों ही आप लोग सभी लोगों को लगता है कि नहीं कि दोनों ही हो रहा है हमारे में? जी भैया, अभी तो दोनों ही होते दिखते हैं। आप लोग और बाकी लोग, क्योंकि यहीं से हमारे को मिलेगा कि फिर आगे करना क्या है। क्या लग रहा है, दोनों ही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप लोग बताइए, बाकी लोग। बाकी भैया दीदी लोग बताइए। भैया ऐसा है कि सोचने का काम मन का नहीं है। सोचने का काम तो, विचार का काम तो वृत्ति में ही आता है। जब हम सुनते हैं तो वृत्ति में आता है, वहीं से वो चित्त में चित्रण होता है उसका। और जब वो सही बात है, चित्रण होता है, तो वो नेचुरली तुरंत उसे और इसमें विश्लेषण होता हुआ मन में आता ही है। तो और चीजें अगर देखा जाए जीवन में, ये चीजें यानी कि वो अविभाज्य हैं, ये सारी चीजें। तो कब क्या होता होगा, क्या होता होगा, ये इतना ख्याल कर पाना इतना वो नहीं है। पर सारी क्रियाएं लगभग एक साथ ही होती हैं। अच्छा सुना, विचार आया, तो वो सीधा चित्रण होगा ही, साथ के साथ में ही होगा लगभग। और उस तरह से फिर वो बातें नीचे आएंगी। तो प्रत्यावर्तन और परावर्तन चलता ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट दैट क्लियर, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी लोग मतलब, हाँ और बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते। कुछ कुछ चित्रण तो डायरेक्ट भी बनते हैं ना। जरूरी नहीं कि पहले मन में मतलब आस्वादन हो और चयन हो, फिर वृत्ति में, है ना। तो कई डायरेक्ट भी तो चित्रण बनते हैं ना। जैसे हमारा कुछ खाने को मन किया, तो उसमें पहले चित्रण बन जाता है कि हमारा, फिर हमें विचार आता है कि ये खाना है या नहीं खाना। फिर ये सोचते हैं, फिर आस्वादन आस्वादन की प्रक्रिया होती है कि हाँ या। तो ऐसे भी तो होता है ना। डायरेक्ट ये थोड़ी है कि आस्वादन से ही शुरू हो। देखना पड़ेगा उसमें, मतलब क्या उसके मूल में ये रहता है कि मन जो है वो रुचि मूलक आस्वादन से तृप्त होना चाहता है, उसके लिए जो है चित्त में वो चित्रण खुला। ये पकड़ना पड़ेगा कि उस जो चित्त में चित्रण खुला है, उसका भी जो इनिशिएशन है वो मन में वो जो रुचि मूलक आस्वादन है, उस आस्वादन की आशा में वो हुआ। हाँ भैया, रूट तो मन की तरफ से ही हो गया है ना, जो अभी आपने बताया है, इसका रूट तो मन की तरफ से ही हो गया। वो इसको पकड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो लाइन बाबा जी लिख रहे हैं, ये देखिए, स्थूल शरीर में
संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा। तो जो अभी आप एग्जाम्पल ले रही हैं उसके भी मूल में क्या वो आस्वादन अपेक्षा जो है वो ड्राइविंग जगह पर है या नहीं है, या वो कोई आस्वादन अपेक्षा नहीं है और चित्त में चित्रण हुआ। हम चित्त में जिस भी आस्वादन, जैसे कोई भी हमको स्वाद के लिए, कोई भी खाने के स्वाद के लिए हमारे में चित्रण हुआ, तो उस मतलब उसके मूल में मन में उस स्वाद से सुखी होने की आशा है या नहीं है, या उस आशा के बिना जो है चित्त में वो चित्रण हुआ। ये जीवन में इतना फास्ट होता है कि पता ही नहीं चलता है। जैसे ही वो आशा ट्रिगर हुई चित्त में, उससे रिलेटेड जितने भी चित्रण है या उसके कॉम्बिनेशन में एक चित्रण बनता है। उस चित्रण जो इतने सारे अपने पास चित्रण है, उसका विचार होना शुरू होता है, विश्लेषण कि कौन सा चीज किया जाए। वो विश्लेषण हो करके निर्णय होता है, चयन होता है। फिर जो चयन हुआ, वो चयन जो हुआ वो बेसिकली आस्वादन के लिए ही चयन हुआ। जो चयन हुआ वो आस्वादन अपेक्षा के लिए ही चयन हुआ। फिर जो चयन हुआ उससे वो आस्वादन क्रिया को करना चाहता है। आप जो बोल रही हैं उसमें जो जहां पर सिर्फ चित्त में जो चित्रण जो हो रहा है और उसके उसके अनुसार वृत्ति में विचार हो रहा है और उसी के अनुसार मन में आशा हो रही है, ये बेसिकली वो दूसरा वाला हुआ, पूर्वानुसंगी इसको बोल रहे हैं। पूर्वानुसंगी का मतलब जो है जहां पर चिंतन पूर्वक ऐसा हो रहा है। जो यहां आगे लिख रहे हैं ये देखिए, ये अनुभवगामी विधि में जो बोल रहे हैं, वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना, चित्त में उत्पन्न इच्छा के कार्य रूप देने हेतु विचार करने की। तो ये दोनों ही हमारे में चल रहा है। हम लोग अभी ना तो पूरी तरीके से इसमें है और ना ही पूरी तरीके से इसमें है। ये अनुभवगामी विधि है और ये भी अनुभवगामी विधि में ये भी है अनुभव मूलक। जब हम पूरी तरीके से अनुभव संपन्न हो गए तब वहां पर ये हो रहा है, पूर्ण जागृति हो गई। तो क्या है कि जो सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण हुआ आत्मा में, अनुभव के अनुसार बुद्धि में, बोधानुरूप चिंतन चित्त में, चिंतन अनुरूप तुलन वृत्ति में, तुलन अनुसार आस्वादन मन में होता है। तो अभी जब हम लोग अनुभवगामी विधि में हैं तो उसमें ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो हमारे में दोनों ही चीजें हो तो रही क्या हैं। ये हाँ भैया यहाँ पर या इसमें ये यानी कि विचार तो वृत्ति में होगा, वृत्ति से शुरू किया बताया ना, हाँ मनुगामी का पढ़ते हैं जैसे। वही। हाँ, तो जैसे कि वो विचार के स्थल तो वृत्ति है, वृत्ति से के मुताबिक यहाँ, और ऐसे ही चिंतन का बताया, चिंतन के अनुरूप विचार, अनुगामी विधि से उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा उसकी पूर्ति हेतु ही शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने की, चित्त में उत्पन्न इच्छा को कार्य रूप हेतु देने हेतु विचार करने की, बुद्धि में आत्मानुभव के लिए संकल्प में अनुसार इच्छा की अपेक्षा नियंत्रित बनने प्रत्यावर्तन बराबर है। वही ये अनुभवगामी विधि पर ये जहां सब पर है हम लोग एक की में साथ जो होना है तो विचार। जो पूर्ण अनुभव संपन्न व्यक्ति होगा उसकी क्रिया ये है, ये हाँ ये अनुभव मूलक हाँ, है। पर हमने तो है ना मन को ही जाना है। हम जो विचार करते हैं तो हमको लगता है मन ही विचार कर रहा है, विचार की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, एक सेकंड वही में पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, ये करता है, पर वो वृत्ति है। बिल्कुल। बाबा जी ने यहाँ क्लियर के वो यानी कि उसका वो डिसेक्शन कर दिया पूरा, माइक्रोफाइन। जो अपने हमको तो यही था हमारा मन कैसा है, मन पता हो, इवन परंपरा में भी ये मन सो, मन इस तरह से जाता है, मन इस तरह से जाता है, पर वो मन नहीं है, वो वृत्ति है। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसका यानी कि मन सुन रहे हैं
परंतु वो डायरेक्ट वृत्ति और चित्त को ही जा रहा है, चित्रण होता है। जैसे अभी दीदी ने बताया कोई चीजें डायरेक्ट चित्रण में भी होती है, पर चित्रण तो विचार के बाद ही होगा, अनुभव, सिवाय कि वो अनुभव मूलक स्थिति है। अनुभवगामी में तो विचार से ही चित्रण बनेगा, और वो चित्रण के मुताबिक फिर वृत्ति में आएगा, वृत्ति के मुताबिक फिर आशा में आएगा, और हम शरीर उससे काम करेगा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग सर। ये अभी जैसे अभी तक जितना भी हमारे में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, मतलब जब से, जैसे मैं अपना बताऊं कि जब से दर्शन से जुड़ा, उसमें जितना भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, उसका जो आधार देखेंगे, चित्त शुद्धि हुआ। चित्त शुद्धि का मतलब जो चित्त में मन के, जो जो ये मन से जो सुखी होने का जो प्रयास था, है ना, उसके अनुरूप जितना चित्त में भ्रम बैठा हुआ था, उसकी जगह चित्त में कुछ वास्तविकता बैठी। तो मन में जो ये क्रिया जितनी पहले चलती थी वो कम हुई, और ये क्रिया जितना अब चल रही है वो ज्यादा हुई। एक तरीके से कहेंगे ना, इन दोनों में जो स्विचिंग हो रहा है वो बेसिकली धीरे धीरे ये निष्प्रभावी होता जा रहा है। ये पूरी तरीके से खत्म हो गया ऐसा नहीं, इसका प्रभाव कम हो रहा है और इसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो अभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम, अपने को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई, हमें ऐसा लगता है कि भाई हम कभी सही भी जी रहे हैं, कभी लगता है गलत भी जी रहे हैं। कभी अपने में उत्साह बनता है कि हम तो अच्छा जी रहे हैं, और कभी कुछ गलत विचार होता है तो हमको लगता है यार हमारी स्थिति तो वैसी ही है। हम सभी वैसे ही जो है ना डावाडोल होते रहते हैं। किसी समय लगता है कि हमारे में सब कुछ ठीक हो गया, हम अलाइंड हो गए, धर्मपूर्ण विचार हो रहा है हमारे में, है ना, सही चित्रण हो रहा है ना, सही मन की सही आशा बनी हुई है। और कभी लगता है यार फिर से वैसा ही हो गया, शरीर मूलक विधि से हमारे में जो है वो संवेदनाओं से सुखी होने के लिए ही आशा, उसी के लिए चित्रण, उसी का ही विचार होने लगा। तो ये जो अभी हम लोग जितने भी अनुभवगामी विधि में हैं, उनके साथ मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही चीजें हो रही हैं। अब इसमें ये समझना पड़ेगा कि जितना ये वाला अभी हमारे में डेवलप हुआ है, वो कैसे डेवलप हुआ है। तो वो डेवलप हुआ है बेसिकली, हमको ये चीज ज्यादा, मन को भी अच्छा लगना चाहिए। मन भी इस जो ये वृत्ति में जो उत्पन्न विचार हो रहे हैं उसके अनुरूप जो मन में आशा हो रही है, वो मन को भी अच्छा लगना चाहिए, उसके अनुरूप मन में आशा भी होना चाहिए। तो हमको न्याय में, दूसरे के साथ अच्छा जीने में भी हमारे को अच्छा लगना चाहिए। तो जो हमारे में सही का चित्रण डेवलप होना शुरू हुआ है, वो श्रवण से ही शुरू हुआ है, और श्रवण ही काम करता हुआ दिख रहा है। तो अब अपने में होता है कि यार कुछ तो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, और इसको पढ़ करके लगता है कि नहीं, इससे और ज्यादा की अपेक्षा है। जितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है जीवन में, उससे और ज्यादा जो है गुणात्मक परिवर्तन की अपेक्षा बनी हुई है। यदि नहीं होगा तो आगे आदमी की जागृति का रास्ता कैसे बनेगा। तो भैया ये ये जो श्रवण की जो आस्वादन है ये भी मन में ही होता होगा ना, ऐसा? आस्वादन तो भैया मन में ही होता है, हाँ, लेकिन मन में ही होता है। तो हाँ, उसके लिए इनपुट जो है चित्त से आता है। जो अभी अपन जो सुन सुन रहे हैं, जैसे मान लो आप बोल रहे हो या जो भी अपन ने प्रस्ताव सुना जैसा भी है, तो वो कल्पनाशीलता में उसकी वर्किंग हुई जब सुना तब बिल्कुल, वो जैसे अभी चित्त की मान तरफ लेते से हैं, हुई वो। अच्छा, चित्त की जैसे तरफ से हुई, मेरी इच्छा हो गई, ये प्रस्ताव ठीक लगता है, मैं भी ऐसा ही दूं, ऐसी मेरी इच्छा हुई। बिल्कुल, जैसे मान लेते हैं परिचय शिविर ऐसा। में, परिचय शिविर को अपन एनालाइज करते हैं, होता क्या है परिचय शिविर में। परिचय शिविर में जो व्यक्ति आता है ना, वो चीजों को सुनता है, श्रवण होता है। तो श्रवण हो करके उसके चित्त में स्टोर होता जाता है। श्रवण पूर्वक जो है, मतलब चित्त वृत्ति में जो भी विश्लेषण हुआ, विश्लेषण पूर्वक चित्त में वो स्टोर होता जाता है। वो स्टोर होता है तो वापस वो वृत्ति में आता है, और वो वृत्ति जो है मन पे प्रभाव डालता है। क्या, हमें को सबके साथ विश्वास पूर्वक जीना है, सबके साथ स्नेह पूर्वक जीना है। तो उस समय या उसके कुछ दिन तक लोगों में देखिए, उनके जो भी परिचय से आते हैं उनके उन लोगों में व्यवहार में एक गुणात्मक परिवर्तन जैसा दिखता है। वो सबके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं, सब कुछ मतलब हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव दिखते हैं। ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है। हाँ है भैया।
क्या रीजन है कि बिल्कुल, तो वो जैसे मन लगा करके सुना, मन लगा करके सुनने का, जब तक मन नहीं लगाएंगे सुनेंगे ही नहीं। तो उसमें मन लगाए सुना, सुनने से फिर क्या हुआ, उसको विश्लेषण पूर्वक जो है वो चित्त में स्टोर हुआ। तो चित्त में जैसे ही सही स्टोर हुआ, वो अपना प्रभाव भी दिखाना शुरू हुआ। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, चित्त में सही स्टोर है नहीं, तो उसका प्रभाव भी नहीं है। चित्त में सही नहीं है तो वो कैसे वृत्ति पे अपना प्रभाव डालेगा। वृत्ति में सही विश्लेषण नहीं होगा तो कैसे वो मन पे अपना प्रभाव डालेगा। बढ़िया भाई। तो मुझे जो लगता है ना कि अभी पकड़ना पड़ेगा, जो ये पहली बार बात हो रही है ना कि ये चित्त तंत्रित का मतलब क्या हो रहा है। ये जो बात बोल रहे हैं ना चित्त तंत्रित, जो परिचय शिविर से शुरू होता है वही चित्त तंत्रित है। पूर्णतया नहीं हो रहा है, लेकिन हम जितना परिचय शिविर करते हैं, जितना हम अध्ययन करने में जाते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा उतना ही चित्त तंत्रित होना शुरू हुआ। क्या चित्त तंत्रित होना शुरू हुआ? तो चित्त में जो सही का प्रस्ताव अपने को आया है, जो सही की स्मृति बनी है, वो प्रभाव दिखा रहा है। ये इसका मतलब है। जो सही की हमारे में स्मृति बन गई है चित्त में, वो वृत्ति को प्रभावित कर रही है, वृत्ति मन को प्रभावित कर रही है। इस अर्थ में लिखा हुआ है मन वृत्ति चित्त तंत्रित है, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। उसके विपरीत भी हो रहा है कि मन की आशा के समर्थन में भी चित्त का चित्रण खुल रहा है। तो अब चित्त में जो चित्रण हो रहा है वो दो विधि से हो रहा है। एक तो जो पुराना विधि है, मन में जो जो शरीर मूलक संवेदनाओं से सुखी होने की जो आशा है, उसके लिए भी चित्त का चित्रण खुल रहा है। और दूसरा जो अभी हमने जो सही का श्रवण किया, वो श्रवण पूर्वक भी जो सही स्टोर हुआ है उसका भी चित्रण हो रहा है। ये दोनों तरीके हाँ, से जो 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 मान्यताएं और जो संस्कार पुराने हैं उनकी तरफ से भी, और जो प्रस्ताव आया है सही का, उसको सुनने के बाद उससे भी दोनों तरफ से ये अभी चित्त की वर्किंग हो रही है, ऐसा। दो तरीके से हो रही है। हम्म। तो अब वो जितना इसमें, अब जैसे चित्त तंत्रित कहेंगे ना, तो उसमें क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। जो अपने मान लेते हैं कि जो क्या कहते हैं, परिचय शिविर से ही जो चित्त तंत्रित जो है होना शुरू हुआ, उसको जितना हम अध्ययन कर रहे हैं, जितना हम जो बोल रहे हैं ना आचरण में लाने का अभ्यास कर रहे हैं, जो अश्विनी भैया बोल रहे थे आचरण में लाने का अभ्यास, उतना ज्यादा हम चित्त तंत्रित होते जा रहे हैं। मतलब हमारे में आस्वादन जो है, आस्वादन से जो सुखी होना, जो रुचि मूलक आस्वादन से जो सुखी होना है, शरीर संवेदनाओं से सुखी होना है, वो उतना ही गौण होता जा रहा है। और जो मूल्यों से सुखी होना है वो उतना ही प्रधान होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संवेदनाओं सुखी होना है वो पूरी तरीके से ही गौण हो गया है। इन दोनों के बीच जो है वो संघर्ष चल रहा है। वो पूरी तरीके से जाकर के जो कहेंगे, पूरी तरीके से जो वो वन साइड जो पूर्वानुसंगी होना है, वो ये वाली स्थिति है जिसको विकसित जो बोल रहे हैं या पूर्ण जागृत बोल रहे हैं। तो मन वृत्ति चित्त तंत्रित में देखेंगे तो ये जैसे मान लेते हैं तो भैया, साक्षात्कार की स्थिति है। भैया जो यहाँ अर्ध विकसित दिया है, तो ये फिर वो पहले जैसे अल्प विकसित है, ये चित्त की मूवमेंट करता है, चित्त के और चित्तवर्ती मन के बीच में ही चलता है ये। और ये अर्ध विकसित में क्या है, बुद्धि तक चली जाती है स्थिति फिर। देखिए भैया, बुद्धि तंत्र है ना। बुद्धि तंत्रित मतलब एक व्यक्ति जो जिसमें अवधारणा हो चुका है, क्या वो उससे कोई गलतियां नहीं होंगी जीने में? होंगी, लेकिन उससे जो गलतियां होंगी वो बहुत फाइन होंगी, है ना। और जो अभी भ्रमित मानव है उससे जो गलतियां होंगी वो बहुत, मतलब क्या कहते हैं, अ, बहुत ब्रॉड होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। गलतियां दोनों से होंगी। यदि जो अर्ध विकसित है, जो बुद्धि से तंत्रित है, उससे गलतियां हो ही ना, है ना, वो पूरी तरीके से जो है प्रमाणित हो जाए, तो फिर आत्मा के जागृति की आवश्यकता ही नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं उससे जो बेसिकली कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे उसको अतृप्ति हो रही है। इसको ऐसा समझे कि अभी ये इस लेवल में जो व्यक्ति आए, उसमें अतृप्ति का जो लेवल होगा ना,
वो जो बिल्कुल भ्रमित मानव है उसके कंपैरिजन में जो है बहुत कम होगा, जो अल्प विकसित की बात कर रहे हैं। इसमें भी अतृप्ति है, लेकिन अतृप्ति में जो लेवल है उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें बहुत डिफरेंसेस है। इससे भी जो है इस लेवल का जो आदमी होगा उसमें जो अतृप्ति होगी ना उसका लेवल और भी इससे कम हो, और यहां जाके पूर्ण तृप्ति मिलेगी। अब यहां पर कोई अतृप्ति नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है, आप लोग बताइए। अभी पहला जो काम जो भैया बोल रहे थे ना, पहला काम यही है हमारे पूरी दिनचर्या को ऐसा बनाना कि हमेशा सही का श्रवण होता रहे और हम सही के अभ्यास में लगे रहें, जिससे हमारे चित्त का जो बेसिकली चित्त में जो सही की मान्यताएं बैठनी है वो और मजबूत होते जाए। वो जितनी मजबूत होगी उतना ज्यादा हमारा चित्त तंत्रित होना शुरू होगा। क्योंकि यदि हम उसके विपरीत जो है हमारे वातावरण है या उसके विपरीत कुछ हमको इनपुट मिलने लगा, तो जो हमारा पुराना अभ्यास वश है वो तो चला जाएगा वापस। वापस जो है मन में वो आस्वादन अपेक्षा आएगी और वो उसके लिए जो चित्त में जितना पुराने चित्रण है वो फिर से खुल जाएंगे। तो एक चीज ये देखें कि हमारे में जो एक तरीके से देखें ना इंटेंसिटी, जब हम कोई भी चीज अभी से जैसे परिचय शिविर सुनते हैं ना, तो उस समय हम लगातार जैसे मतलब परिचय शिविर देखेंगे तो 1 घंटे का नहीं है, वो पूरा दिन चलता है। तो वो आप पूरे उस माहौल में रहते हैं, पूरे दिन वही सुन रहे होते हैं, और 1 दिन नहीं 7 दिन तक 10 दिन तक वही सुन रहे होते हैं। तो वो देखेंगे कि आपको उस 7 दिनों में जो लगातार आप सुन रहे हैं उससे चित्त की एक इंटेंसिटी हो गई, जो आपको अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक भी आपको दिखता है आपके व्यवहार में। फिर धीरे 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 वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कि जो वो इंटेंसिटी बढ़ी थी, वो इंटेंसिटी बने रहने के लिए वो इनपुट था, वो वातावरण था। उसके कारण जो है वो उस समय जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहने के कारण जो पुराने चित्रण थे उसकी इंटेंसिटी कम दिख रही थी। लेकिन जैसे ही जो वातावरण बदला है ना, और जो ये इस इंटेंसिटी को बनाए रखने के लिए जो इनपुट चाहिए थे वो मिलने बंद हुए, तो वापस इसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो वो पुराना वाला अपने आप इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। तो पुराने वाले की इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली वो क्या हो जा रही है, रिलेटिव है। आप नए वाले जो बना रहे हैं चित्त की जो एक नई मेमोरी बना रहे हैं, चित्त की जो एक नई स्थिति बना रहे हैं, उसको यदि आप लगातार बना के नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, फिर से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही कम हो जाएगी वो प्रबल हो जाएगा। वो प्रबल होगा तो आपको फिर से लगेगा कि आप मन से ज्यादा ड्राइव होने लगे। तो बार बार चित्त को वो फोर्स्ड करना पड़ेगा। मैं एक भाषा प्रयोग करूं, फोर्स्ड करते रहना पड़ेगा कि चित्त हमेशा जो है उस स्थिति में बना रहे। फोर्स्ड जो है ना, तो भैया ये फोर्स कौन करेगा? फोर्स्ड आपको करना पड़ेगा कि हम अपने लिए ऐसा वातावरण चूज करें, है ना, ऐसी दिनचर्या बनाए जिसमें चित्त को लगातार ऐसे जो है प्रभाव पड़ते रहे, जिससे उसकी में जो ये चित्रण है वो हमेशा ये प्रबल बना रहे। ये आपको भैया तय करना पड़ेगा। भैया एक बात दर्शन में पूज्य बाबा जी ने कहा है कि आवश्यकता बनेगी तो ये वो अध्ययन होगा। आवश्यकता कैसे बनेगी? जो ये आप बोल रहे हैं ना आवश्यकता कैसे बनेगी, हम्म, ये जो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मन जो है बेसिकली मन किस आस्वादन को प्रधान माना हुआ है। मन यदि इस आस्वादन को प्रधान माना हुआ है, 5 इंद्रियों से जो उसको आस्वादन हो रहे हैं उसको प्रधान माना हुआ है, या फिर जो यहां बोल रहे हैं कि जो ये वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना, जो न्याय का विचार हुआ उसके अनुरूप जो मूल्य मूलक आस्वादन हो रहा है मन में, वो प्रधान होना। तो प्राथमिकता का मतलब हुआ मन जो है
वो रुचि मूलक आस्वादन को प्रधान मानता है या मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक आस्वादन को वो प्रधान मानता है। यदि रुचि मूलक आस्वादन को करता है, प्राथमिकता बन ही नहीं पाएगा। वो बलपूर्वक वृत्ति और चित्त को अपने दबाव में ले ही लेगा। तो ये प्राथमिकता जो मुझे लगता है भैया, वो नियति सहज विधि से ही होता है। कैसे नियति सहज विधि से होता है? ये जो बोल रहे हैं ना, ये लाइन कि मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन है, जिससे कि इनके बीच में आशा बनी रहती है, परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती। वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती। इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्ति जो है हमेशा मन की आशा के अनुरूप ही विश्लेषण करके उसकी मतलब मन के आस्वादन पूर्ति में नहीं लगा रह सकता। वृत्ति मन का मूल्यांकन करता ही है कि जो मन की आशा के समर्थन के लिए जो मैंने कार्य किया, उससे मन को क्या उपलब्धि हुई। तो एक समय जा करके वृत्ति जो है मन के जो अगेंस्ट आ जाता है। क्या अगेंस्ट आता है? हाँ तो भैया यही तो दोनों, यही तो द्वंद्व है, मतलब यही जो मैं तो पाया हूँ कि जो दुख का कारण है वो यही है इसमें, तो इसीलिए वो आवश्यकता बनती है, मेरे को लगता है। वृत्ति मन का वो विरोध करने लगता है कि भाई तुमको इतना करके दे दिया। वो मूल्यांकन करने लगता है कि इससे कोई तृप्ति हो नहीं रहा है। फिर भी क्या होगा, वैसी परिस्थितियां आएंगी, अभ्यास बस वापस मन वृत्ति को हाईजेक कर लेगा। लेकिन वृत्ति फिर से जो है, हाईजेक हमेशा के लिए तो होता नहीं है। कोई भी संवेदनाएं इनफाइनाइट समय के लिए होती नहीं है, थोड़े समय के लिए होती है। वापस वृत्ति फिर से जब वो हाईजेक से खत्म होगा, फिर से वो करेगा, यार क्या कुछ तो हो नहीं रहा है, कोई प्राप्ति तो हो नहीं रही है, कोई निरंतरता तो हो नहीं रही है, एकमात्र बेहोशी जैसा है। तो वो बार बार विश्लेषण करना शुरू करता है अपने ही मन का। फिर वहां से उसमें प्राथमिकता बनती है कि यार ये रुचि मूलक आस्वादन की निरंतरता नहीं है, ये क्षणभंगुर है, ये वृत्ति निर्णय लेना शुरू करता है। तब वहां से उसमें बनती कि भाई फिर ये निरंतरता किस में है। तो वो देखता है मूल्य मूलक आस्वादन में निरंतरता ज्यादा है। मूल्य मूलक आस्वादन के लिए जब मन प्रवृत्त होता है तो वृत्ति भी समर्थन करता है। ठीक है, मन का ये आस्वादन जो है वो वृत्ति को भी ठीक लगता है, क्योंकि जो रुचि मूलक आस्वादन है वो जितना क्षण भंगुर था, जो मूल्य मूलक आस्वादन है वो दीर्घकालीन दिखता है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी लोगों के साथ मूल्य में जीते हैं, तो आपको बस उतने समय के लिए अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत समय तक अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी रुचि मूलक आस्वादन है, वो जितने समय तक उसका कांटेक्ट बना है उतने समय तक ही वो अच्छा लगता है। तो जो ये होना है, जो जिज्ञासा बननी है, वो बेसिकली जो है वो मुझे लगता है कि ये वृत्ति जो है मन का जो मूल्यांकन करेगा, वो सबका अपना अलग अलग स्थिति है। लेकिन आज नहीं तो कल सब में होना है ये। कोई ऐसा व्यक्ति कभी नहीं रहेगा जो हमेशा जो है मन के वो रुचि मूलक आस्वादन के लिए करता रहेगा और उसका वृत्ति कभी मूल्यांकन कर ही नहीं पाएगा। सभी में वो होगा ही, सभी में सभी का वृत्ति जो है वो मन की समीक्षा करेगा ही करेगा। तो जिज्ञासा यही से, जो जिज्ञासा के मूल में मुझे लगता है कि स्वयं की जो तृप्ति के लिए हम जो स्रोत को बना के रखे हुए हैं, उसका मूल्यांकन हो पाना कि इस स्रोत से मेरी तृप्ति नहीं होने वाली, तो फिर किस स्रोत से होगी, उसके लिए जिज्ञासा। तो पहले अपने को जो जिससे सुखी होने का हमने स्रोत बनाया हुआ है उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है, तभी हम जो नए स्रोत की तलाश में रहेंगे। अभी जैसे देखेंगे संसार को हम यदि इवेल्युएट करें तो क्या हो रहा है। आप कितना भी किसी को बोले 4 विषय 5 संवेदनाओं से तृप्ति नहीं होती है, क्या वो हो जाता है? क्या हम ही छूट गए उससे? क्या हम ही छूट गए? क्या हमारे में ही ये पूरी तरीके से हो गया कि 4 विषय 5 संवेदनाओं से तृप्ति नहीं होती? या हम में भी प्रवृत्ति बस जो है हम जा ही रहे? क्या लग रहा है, जा ही रहे कि नहीं जा रहे?
जा ही रहे होते भैया। यही प्रारब्ध है, यही हमारा प्रारब्ध है। हमको पता चल गया है, इसमें तृप्ति नहीं है। पता चलने का मतलब हमने पूरी तरीके से इवेल्यूएट नहीं किया। वृत्ति ने मन का ये इवेल्यूशन पूरी तरीके से नहीं किया। इसमें अभी भी वो बना हुआ ही है। सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का स्वाद इंद्रियों में अभी भी आसक्ति हो सकता है, दूसरे इंद्रियों से हो सकता है कि उसकी मुक्ति हो गई हो। किसी का हो सकता है कि म्यूजिक से अभी भी उसका आकर्षण बना हो, बाकी इंद्रियों में संयम हो गया हो। तो सबके हो सकते हैं कि जो इंद्रियों से, जो अलग अलग इंद्रियों से सुखी होने का जो कार्यक्रम है, वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी चीज को हो सकता है उसने इवेल्युएट कर लिया हो, बाकी चीज का इवेल्युएशन नहीं हुआ हो। भैया ये थोड़ा कम समझ में आता है कि ये डिफरेंस क्यों होता है। जैसे अगर समझ में आ रहा है तो फिर सभी इंद्रियों पर एक साथ काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखते हैं कि कुछ में नहीं है और कुछ में है। तो जिस इंद्रियों का आपने, देखिए वही कह रहा ना, क्या लगता है सभी के लिए सभी इंद्रियों के प्रति आकर्षण एक समान है क्या? नहीं, पर समझ तो एक जैसी, समझ का जो विकास है वो तो एक ही है एक व्यक्ति के लिए। तो वही फिर समझ, पांचों इंद्रियों पे एक साथ काम होना चाहिए भाई। चार विषय और पांच इंद्रियों में सुख नहीं है, उसमें जो समझ बन रही है वो तो इक्वल है। फिर ये पांचों में डिफरेंस क्यों है? वही वो समझ की उससे नहीं, मतलब वो आप समझ मान रहे हैं तो वो समझ बेसिकली वो नहीं ना, वो सारे एक एक इंद्रियों का वो मूल्यांकन होना पड़ेगा ना। एक एक इंद्रियों से जो सुखी होने का है उसका मूल्यांकन होना पड़ेगा ना। या फिर ये कहें उसके लिए जो आपने अभ्यास किया हुआ है पुराना, किसी इंद्रियों से सुखी होने का ज्यादा अभ्यास किया हुआ है तो उसकी प्रबलता ज्यादा है, उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। किसी के लिए कम किया हुआ है तो उसका जो एक प्रभाव है वो कम है, उसमें कम मेहनत से आपका हो जाएगा। हाँ, ये तो फिर भी पॉइंट लगता है, क्योंकि जिसका अभ्यास ज्यादा है वहां श्रम भी ज्यादा होगा। ये तो बिल्कुल, ठीक। सारे इंद्रियों के लिए समान अभ्यास हुआ है ऐसा नहीं है ना। हाँ इसमें अपनी हाँ। को बताऊं कि मैं बहुत मुश्किल से जो ये म्यूजिक है, गाने से बहुत मुश्किल से जो है मैं मुक्त हुआ। बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन अभी भी दिखता है कि मतलब ठीक है मैं अब गाने नहीं सुनता हूँ, सारा नहीं करता हूँ, लेकिन मान लेते मैं कहीं जा रहा हूँ गाड़ी में या कुछ हो रहा है और गाना बजने लगा, तो देखता हूँ उसका प्रभाव एक दो दिन तक रहता है, वो गाना मेरे अंदर होने लगता है। तो इसका मतलब मैं अभी बलपूर्वक उसको अपने में शांत कर लिया हूं, लेकिन वो पूर्ण नियंत्रण नहीं आया है। यदि मैं उसका अभ्यास फिर से कर लूं, एक दो महीने सुन लूं, तो फिर से वो प्रबल हो जाएगा। तो अभ्यास का यहीं पर महत्व है भैया। खैर अपन वही आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यही चीज बाबा कर रहे हैं कि हुआ क्या है कि मन के जो जो आस्वादन की जो भी है, चार विषय पांच संवेदनाओं सुखी होने के लिए जो प्रवृत्ति है, उसके लिए वो चित्त तक जाकर के स्टोर करके रखा हुआ है पिटारा। वो पिटारा जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो उस वो कैसे डिलीट होता भी नहीं है। मैंने जितना अभी तक समझा है वो डिलीट नहीं होता है, वो उसके कंपैरिजन में एक नया वाला पिटारा बनाना पड़ता है, जो बाबा जी बोल रहे हैं। जो हमारे परिचय शिविर से ही नया वाला पिटारा बनना शुरू होता है, सही का जो पिटारा बन रहा है ये, यदि हम इसको लगातार मजबूत नहीं करेंगे तो पुराना वाला पिटारा तो कई जन्मों का बना हुआ है, वो बहुत मजबूत पिटारा है। और जो नया वाला जो पिटारा है वो तो बहुत ही अभी जो है वो क्या कहें, बहुत कमजोर है। इस इधर की ओर हम थोड़ा सा भी कम करेंगे वो पुराना वाला पिटारा अपना काम दिखाता ही है। तो नए वाले के लिए उसको बलपूर्वक करना पड़ता है, जो उसमें बोल रहे हैं ना कि कौन कितनी जल्दी करेगा, तो वहां जिज्ञासा। तो जिसने जितना इस चीज का मूल्यांकन किया हुआ है, क्या चीज का, कि भाई इससे जो है सुखी नहीं हुआ जा सकता है। ये देखिए ना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आगे इसमें जो मैं कितनी बार, ये देखिए ना, सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों द्वारा अजस प्रयत्न के पश्चात भी उसकी अक्षुण्णता या निरंतरता ना हो पाने के परिणाम स्वरूप ही ऐसे सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है। तो किधर है सुख?
अब उसमें आगे जो लिखा है, ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है उसके पूर्ण वो होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है। तो जो ये पुनः प्रयत्नशील हो रहा है, क्या सभी समान रूप से प्रयत्नशील होंगे? नहीं। जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है वो उतना उसके साथ जो है इंटेंसिटी से लगेगा। तो जिज्ञासा जो पैदा होना है वो एक कोई सडन प्रक्रिया नहीं है, वो भी कई जन्मों का है, वो भी कई जन्मों के अभ्यास से है। तो जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है वो एक एक परिचय शिविर करने से किसी का चैतन्य पक्ष में जो एक कहे ना कि सडन जागृति में कोई डिफरेंस आ गया, ऐसा नहीं है। नमस्ते भैया। तो जो आप कह रहे हैं ना चैतन्य पक्ष जागृत, मतलब कि विश्लेषण जो है वो मूल्यों से हो रहा है, यही अर्थ है इसका, और उसी हिसाब से चित्रण है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल जो हम्म। ये चीज का मूल्यांकन जो है ना कि ये हो चुका है। ये जो कहते हैं ना, ये जो ये जो है वृत्ति मन से विकसित होने के कारण जो है, तो ये विकसित होने का मतलब जिसने मन का जितना ज्यादा मूल्यांकन किया हुआ है कि इसमें सुख नहीं है। जी जी। सुख किसमें है? मूल्य में है, ज्ञान में है। जैसे अब अभी अपन ये चीज देखिए, क्या ये जो अपन परिचय शिविर करते हैं, हम हर आदमी के साथ, मतलब क्या इतने ही प्रभावशाली होता है क्या ये परिचय शिविर? हर आदमी पर इक्वली प्रभावशाली होता है? जो प्रबोधक है वो तो कई लोगों को बता रहे हैं, क्या सब पर एक समान प्रभाव पड़ता है क्या? क्या सभी एक समान तरीके से इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसको लेकर के ही आगे बढ़ते हैं कि नहीं मुझे इसको और समझना है? क्या सब में एक समान प्रभाव होता है क्या? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, कैसे प्रभाव? तो जिसको जिसका पहले से ये हुआ हुआ है विश्लेषण, उस पर प्रभाव ज्यादा होगा, जिसका विश्लेषण नहीं हुआ हुआ है उस पर प्रभाव कम पड़ेगा। तो भैया जब चित्रण से चिंतन में शिफ्ट होता है तो तब निरंतरता के ऊपर होता है ना शिफ्टिंग, तब चिंतन बनता है। चिंतन जब बोल रहे हैं ना, बेसिकली चिंतन वो बोल रहे हैं इस वाले चीज को, जब अनुभव मूलक विधि से आत्मा जो है, आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे या बुद्धि का जो प्रभाव चित्त पे पड़ रहा है उसको बोल रहे हैं चिंतन। तो जो बोल रहे हैं अनुभव प्रमाण आत्मा में, अनुभव के अनुसार बोध बुद्धि में, अब बोधानुरूप चिंतन चित्त में। उससे पहले जब बोल रहे हैं ना वो साक्षात्कार बोल रहे हैं, वो ये वाली स्थिति को बोल रहे हैं। यहाँ पर चित्त तंत्रित जी। है, चित्त तंत्रित है लेकिन चित्त द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो साक्षात्कार होने पे पूर्ण नियंत्रण नहीं आता है, लेकिन साक्षात्कार होने पे वो अब ज्यादा समय चित्त के द्वारा मतलब चल रहा है। चित्त में जो साक्षात्कार हुआ उसी के अनुसार वृत्ति में विचार हो रहा है, उसी के अनुसार मन में आस्वादन हो रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक वन साइडेड नहीं हुआ है, उसमें भी ब्रेकेज होंगे। वहां पर भी देखेंगे तो वो जो है वो जाएगा ही, रुचि मूलक आस्वादन जो है वहां पर भी होगा ही होगा। लेकिन उसका प्रभाव कम होगा, बहुत कम रहेगा। यही तो हमारी तृप्ति का स्रोत है। मतलब हमको ये दिखेगा कि जैसा मैं आज से 5 साल पहले जीता था और जैसा अभी जीता हूं उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन है। जो मेरे जो चित्रण है उस चित्रण में एक शिफ्टिंग हुआ है। पहले जो मेरे चित्रण में जो चीजें चलती थी और अभी जो चलती हैं उसमें डिफरेंस है। जो पहले मेरे विचार चलते थे जो अभी मेरे विचार चलते हैं उसमें एक शिफ्टिंग है। ठीक है, मतलब जो पहले वाला जो चित्रण है, पहले वाला विचार है, उसका प्रभाव अभी भी है, लेकिन उसका प्रभाव 5 साल पहले जैसा था और जो अभी है उसमें बहुत डिफरेंस आया है। वो उतना प्रभावशाली नहीं है। यही हमारे में जो है ना उत्साह है
यही अपने को दिखना पड़ेगा और यही आगे जागृति के लिए उत्साह का आधार होगा। यदि ये हमें नहीं दिखता है तो आगे हमारे लिए उत्साह का आधार भी नहीं बनेगा। भैया, अल्प विकसित और अर्ध विकसित का मूल्यांकन हम जो अभी जो अवस्था है उसमें हम लोग खुद कर सकते हैं। मूल्यांकन का मतलब है, मतलब मैं अभी मेरी जो स्थिति है, मैं अल्प जागृत हूँ या अर्ध जागृत हूँ, कहाँ पर हूँ, ये कैसे हो सकता बढ़िया, ये अच्छा चीज पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, कि अल्प विकसित हूँ कि अर्ध विकसित हूँ। विकसित तो नहीं हो, इसमें तो है? कोई हाँ, कंफ्यूजन विकसित नहीं नहीं। हाँ, विकसित नहीं भैया, है। ये तो खैर दिखता है। और कहीं कहीं अल्प विकसित के आसपास नजर आते हैं, पर यहाँ थोड़ा एक बारीक डिफरेंस है अल्प विकसित और अर्ध विकसित। बिल्कुल तो भी। मेरे को जो एक जो चीज लगता है ना भैया, कि हमारी जो चित्रण है, जो ये बोल रहे हैं ना, धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार, ये जो मुझे आधार लगता है इसको अपने को जांचने का, ये कितना हम में हुआ है, कितना समय हमारे में धर्मपूर्ण विचार चलता है और कितना समय जो है हम न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाते हैं, और उसके विपरीत कितना समय जो है हमारे में पुराने जो अभ्यास हैं, चाहे विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होने का, या कितना हमारे में धन भय है, कितना हमारे में जो मान भय है, ये सब भी है अपने को जांचने का तरीका। जैसे भय बताया गया ना, प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय, ये पता चलता है ना अपने में धन भय है, ये पता चलता है। चलता है। उस धन भय के कारण हम जो है लोभ आवेश में जाते हैं, जी। है ना। फिर हमारे में मान भय है कि नहीं है, हम्म। मतलब हमको अपना मूल्यांकन नहीं पता है लेकिन हम अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग हमारा अच्छा मूल्यांकन करें, इसके लिए हम हमेशा भयभीत रहते ही हैं कि हम ऐसा व्यक्त ना हो, ऐसा ना हो, इस तरीके से ना करो कि लोग हमारे को कम देख लें। ये मान भय भी सभी लोगों में दिख रहा है। प्राण हम्म। भय भी है या नहीं है? वो भी प्राण है। भय का पता जो है ना, वो ऐसे नहीं चलता है, जिस समय प्राण जाने का समय आता है उस समय पता चलता है। तो ये सारे भयों से हमको कितनी मुक्ति हुई है, ये भी तो उसका है प्रमाण, ये हाँ अपन भैया। देख सकते हैं। या हाँ। उस ये 4 भय के अर्थ में देखें, या फिर ये सड आवेश, कितना हमारे ये जो सड आवेश है, उस सड आवेशों में कितना हमारे में नियंत्रण हुआ है, कितना हाँ। कम हुआ है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अभी भी हमारे में आवेश प्रबल है और हम कैसे कहें कि भाई हम जो है चित्त तंत्रित हुए हैं? तो ये भय आवेश, ये 2 चीज, और तीसरा, जो तीसरा मुझे लगता है अपने स्वप्न को, हम्म। स्वप्न हम्म। के जो क्वालिटी उसको अपन देख सकते हैं। जैसे मैं अपने लिए पर्सनली लिखता हूँ कि इन भय से हमारे को कितना अभी तक वो हम पर प्रभावी बना हुआ है, कितना हम सामने वाले से व्यवहार करते समय हम कैलकुलेशन करते हैं धन को लेके, कितना दे नहीं दे, ये सब अपन सभी लोग जूझ ही रहे हैं। कोई अपने आय संबंधी इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इसको कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मतलब लाभ दृष्टि कितनी प्रधान है, कितनी न्याय दृष्टि प्रधान है। तो वो सब हमारे लिए आधार है कि नहीं है बिल्कुल। जांचने का। तो हाँ। हमारे में यदि ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो 4 भय हैं, ये जो सड आवेश हैं, वो सब कम होने पड़ेंगे, है ना। हमारे जो बेसिकली स्वप्न की क्वालिटी इंप्रूव होनी पड़ेगी। स्वप्न की क्वालिटी इंप्रूव होने का, यदि हमारे में धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार चल रहा है तो स्वप्न भी वैसा ही होगा। हम्म। तो मुझे तो लगता है कि एक लेवल के जो कहे ना कि न्याय दृष्टि तो यहीं पर हो जा रही है, अल्प विकसित में ही न्याय दृष्टि जैसे प्रधान हो जा रही है। मतलब हम किसी भी व्यक्ति से, अब हम जो है ना, हम अन्याय जो है ना वो हमारा एकदम मिनिमम हो गया है।
न्याय दृष्टि प्रधान होने का मतलब जो है, कम से कम हमारा जो सड़ आवेश है, उस सड़ आवेश में ये जो कुछ आवेश है, कौन कौन से आवेश, तो ऐसे मान लेते हैं काम आवेश हो गया, लोभ आवेश हो गया, है ना, ये सब तो कम होंगे। काम आवेश, लोभ आवेश हो सकता है कम हुए, हो सकता है मोह आवेश जो है वो कम नहीं हुआ हो। हम दूसरे के साथ भी न्याय कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने जो बंधु बांधव है उनके साथ थोड़ा मोह भी है। लेकिन लोभ आवेश पे तो नियंत्रण होना ही पड़ेगा। लोभ आवेश पे नियंत्रण नहीं है तो हम दूसरे के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? काम आवेश पे नियंत्रण नहीं है तो दूसरे के साथ हम कैसे कर पाएंगे? मद आवेश हो सकता है हो, वो उस पे जो है और आगे चल के यहाँ पर नियंत्रण होता हो। तो अभी देखिए इसका, मैं तो खुद भी, आप जो पूछ रहे हैं एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि भाई मैं कहाँ हूं, लेकिन मैं इन सारी चीजों को अपने लिए चेक पॉइंट बना के रखा हुआ हूं कि कितने समय मेरे में धर्मपूर्ण विचार जो है, न्यायपूर्ण व्यवहार चल रहा है, कि मेरे स्वप्न की क्वालिटी क्या है, ये भय मेरे में कैसे कैसे जो है काम कर रहे हैं, ये सड़ आवेश जो है ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। इन सड़ आवेशों का कई बार पता भी नहीं चलता। जैसे मात्सर आवेश है, इसका पता कई बार अपने को नहीं चलता क्योंकि उसके अनुरूप परिस्थिति नहीं आती है। जब परिस्थिति आती है तब जो है वो आवेश जो है जीवन में प्रकट होते हैं। जो ये मात्सर आवेश की बात हो रही है ना, मात्सर आवेश जो है दूसरे के ह्रास एवं पतन हेतु उत्कट कामना व प्रयास मत्सर है। तो ये मैंने देखा कि जब मैं अपने घर गया और वहां पर कुछ एक प्रॉब्लम्स के कारण मैं बहुत उलझा, लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, तो मेरे में ये आया, जो व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है उसको, उसके लिए बार बार जो है उसको कैसे मैं उसको दंडित करूं, कैसे उसको मैं मजा चखा दूं, ये बार बार मेरे चित्र में चलने लगा। उससे पहले कभी आता नहीं था कि मैं किसी के लिए खराब सोचूं। तो पता चला कि ये आवेश की स्थिति भी है मेरे में। ये लोभ आवेश की बात बताऊं तो ये बेसिकली ये भी मेरे को पता चला। मैं 10 साल पहले मुझे लगता था धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, परिवार हुआ है ना, विवाह हुआ है ना, ये बच्चे हुए, तो मैं उसमें देखता हूँ कि मेरे में धन भय आ गया। मैं चिंतित रहता हूँ धन के भय के लिए। तो ये अपने जो भय है ना, उसका पता चलता है ना। तो ये अपने को खुद ही जांचना पड़ेगा भैया। बताइए, मतलब आप लोगों को क्या लगता है? मैं तो ये सब पॉइंट्स रखा हूँ, आप लोग किस तरीके से अपने को देखते हैं? अब ये आधार तो ये पॉइंट्स ही होंगे, आधार तो ये पॉइंट्स ही हैं। पर और अगर यदि तीन कैटेगरी, पर कैटेगरी टोटल तीन ही दी हुई है भैया, तो फिर इन दोनों के बीच की स्थिति लगती है, अल्प विकसित और अर्ध विकसित के बीच की स्थिति है, संक्रमण की बात ही है भैया। एग्जैक्टली मेजरमेंट तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने जो पॉइंट्स दिए उन सबके आधार पर ही, उन सबको इंक्लूड करके ही हम अपनी स्थिति देख सकते हैं, और थोड़ा या तो परिमार्जन देख सकते हैं कि पहले की स्थिति में कितना परिमार्जन हो पाया। बिल्कुल। और उसके साथ साथ एक और भी चीज है कि हमारा स्वयं पर कितना नियंत्रण है, वो अपने को पता चलता है। हम्म। हमारे जो है कितना स्वयं पर नियंत्रण है, ये भी एक चीज पता चलता है। जैसे क्या नियंत्रण की बात करें, हमने जिस चीज को निश्चय किया हम उसको कितना कर पाते हैं, जी। जिसको अभी अपन बोलते हैं संकल्प, बोलचाल की भाषा में हमारा संकल्प टूट जाता है, तो वो संकल्प बना ही नहीं। जैसे हम संकल्प लेते हैं कि भाई आज के बाद हम ऐसा जिएंगे, जैसे ही उसके परिस्थिति आती है हमारा वो संकल्प काम नहीं करता है। होता है ना कई बार कि भाई हम अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा अपन जो है संकल्प लेते हैं, क्या रह पाते हैं वैसा? क्या रह पाते हैं आप बताइए? हाँ, कई बार नहीं हो पाता, लेकिन भैया ये जो संकल्प की बात यहाँ कर रहे हैं ना, और जो हम जनरली संकल्प की बात करते हैं, वो एक अलग अलग बात है ना दोनों। एग्जैक्टली exactly, जो संकल्प नहीं बना है मतलब बुद्धि हमारा नहीं हुआ है प्रभाव, इसलिए संकल्प नहीं बना है। वो वृत्ति से संकल्प होता ही नहीं है। जैसे मैं बाबा जी से बार बार पूछता था कि मुझे ये चीज जो है सही लगता है, फिर भी मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूं ऐसा। मैं बार बार कई बार, मतलब मेरे को ध्यान है अच्छे से कि बाबा जी ये मुझे
सही लगता है और वो गलत लगता है, फिर भी मैं जो है बार बार क्यों उस गलत को ही करता हूँ, सही को नहीं कर पाता हूँ? तो बाबा जी का उत्तर था कि आप संकल्प नहीं बना है, आज के दिन मुझे ठीक लगता है। तो वो जो सही गलत है वो वृत्ति से निर्णय हो रहा है, लेकिन बुद्धि जो है वहां पर बुद्धि में संकल्प नहीं बना है, बुद्धि जागृत नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। तो जो सही गलत का अभी जो अपन बात कर रहे हैं ना, सही का ये सही और ये गलत है और हमको सही करना, ये वृत्ति के लेवल से हो रहा है, वृत्ति के लेवल से नियंत्रण हो ही नहीं पाता है। तो संकल्प नहीं बन रहा है, मतलब बुद्धि जो है जागृत नहीं हुई है। वे संकल्प के आधार पर भी हम फिर देख सकते हैं स्थिति को। बिल्कुल देख सकते हैं भैया, बिल्कुल देख सकते हैं। उसी के लिए तो यहाँ पर जो है ये जो स्वतंत्रित जो लिखे हैं, चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति है, फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। देखिए लिखा हुआ मानव स्वतंत्रित होता है, उसका पहचान लिखा हुआ है। ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्यभय होता है और वह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। देखिए ये जी इसके लक्षण भी बताए हुए हैं, जी। ये लक्षण बताए हुए, ये स्थिति बताई हुई है, चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण होता है। और उसके लक्षण क्या है? तो अधिक उत्पादन, कम उपभोग, अपव्यय का अत्यभाव होता है। ठीक है, हाँ भैया, यहाँ ये जो आपने अभी ध्यान दिलाया, बहुत सारे पॉइंटर्स की तरफ आपने ध्यान दिया। ये एक वाक्य कितना अच्छा है, नित्यात्मक निरंतर ही संकल्प है। बिल्कुल यही एग्जैक्टली, निश्चय। कितना अच्छा लिखा है। हाँ बिल्कुल। निश्चयात्मक निरंतरता ही संकल्प। निश्चय सहित ही सहित चित्रण ही योजना है तथा योजना सहित विचारित समाधान सहज अभिव्यक्ति है। हम्म। तो मुझे लगता है कि बाबा जी ने लिखा है ना, हाँ, जैसे इसमें यहाँ पर भी देखिए, कुछ नहीं है, मधु ने ली दवाई, उसको याद दिलाते तो लेती अरे हूँ। मैं कर लूंगा ना, मैंने दवाई मैं लेऊंगा ना, तो मुझे फोटो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है, जिससे ही प्रत्यावर्तन क्रिया सफल है। अब देखिए, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अभी भी देखेंगे तो वह काम कर ही रहा है, लोग चोरी जो है नहीं कर रहे हैं या कुछ इस तरीके के जो भी हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव है। यदि ये व्यवस्था नहीं हो तो आपको क्या लगता है जो जितने अभी अपराध हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, ये देखिए यहाँ पर जो है मान्यताओं का कितना बड़ा रोल है। स्वनारी स्वपुरुष जो है वो जो अपने देश में इतना प्रभावशाली है, उसका क्या है? सामाजिक आचरण का ही तो प्रभाव है, वो नहीं है? क्या लगता है? ये सौ नारी सौ पुरुष को लेकर के जो विचार है, क्या हर कंट्री में एक समान है क्या? हर जगह एक समान है क्या? या कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ दिखता है भैया। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? ये सामाजिक आचरण ही तो है ना, यहाँ पर जिस चीज को सही स्वीकार किया गया है उसका ही तो प्रभाव है। उसके आगे ही बोल रहे हैं आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार। तो अपने लोगों को यही करना पड़ेगा, कोई और जैसा लगता नहीं है।
बताइए। और आप लोगों को कुछ और बोलना हो, पूछना हो? आप लोगों में से किन्हीं को भी, मुझे लगता है देखिए, जितना हम व्यक्त होते हैं ना उतना अच्छा है हमारे लिए। व्यक्त होते हैं तो हमारा अपने अंदर भी जो है ना कुछ कंक्लूजन बनता है कि क्या मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये अपने लिए अच्छा है व्यक्त होना। भैया थोड़ा इस पर आप बताइए, थोड़ा सा ओपन करिए और इसको। अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव। व्यवस्था तो जो शासन व्यवस्था उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, वो एक तरीके के लिए है ना, शासन व्यवस्था है। उसके साथ साथ जो बेसिकली, यदि वैसी व्यवस्था नहीं, जैसे मान लेते हैं कि जो व्यवस्था, जैसे मान लिया अपन जो मानवीय व्यवस्था बोल रहे हैं, जब तक वैसी मानवीय व्यवस्था नहीं बनाएंगे, है ना, अमानवीय व्यवस्था बनाएंगे तो उसमें व्यवहार भी क्या होगा, अपराध वाला ही होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी कुछ एक अपराध का नियंत्रण है, कुछ अपराध का नियंत्रण नहीं है, तो क्या डायरेक्ट किसी के घर में जो चोरी करना है उसके लिए अभी एक व्यवस्था बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तिक्रम हो रहे हैं जिससे चोरी किया जा रहा है ना, उसको तो अपराध नहीं माना जा रहा है। तो एक लेवल का नियंत्रण है लेकिन दूसरे लेवल का नियंत्रण नहीं है। जैसे अपन मान लें कि डायरेक्ट किसी के घर में हम ताला तोड़ करके कर रहे हैं तो उसको चोरी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे और बहुत सारे चीजें हो रहे हैं जिससे भी तो अपन चोरी कर रहे हैं ना। जैसे बताइए कुछ एक जहां हाँ पर भैया, अपन को लगता है जैसे इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत करते ही हैं इधर उधर। करते ही है। भैया ये पूरा जो शेयर मार्केट है वो क्या है? तो भैया झूठ झूठ बोल के भी कुछ मान लो अधिमूल्यन वो ज्यादा पैसे लेते हैं तो वो भी एज पर तो चोरी ही है उसको भी। जैसे जुआ खेलते हैं, शेयर मार्केट भी तो जुआ हाँ ही तो है। क्या है वो, जुआ हाँ नहीं है? वो बेसिकली छल कपट करके ही है ना। आदमी को मतलब क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो सब उस करके ही है ना, लेकिन उसको अभी जो है सही माना जा रहा है। मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बाकी आप लोग बताइए। हाँ भैया, और इवन जैसे हम हमारे कोई वर्किंग आवर्स देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शासन व्यवस्था स्ट्रांग नहीं है, तो बीच बीच में समय का भी हम जो बीच में वहाँ से गायब हो जाते हैं या लेट जाते हैं या जल्दी निकल जाते हैं, ये सब भी तो चोरी में ही आता है। है तो ऐसे कुछ एक डायरेक्ट चोरी के लिए अपने को रोकने का व्यवस्था बनाया हुआ है, और कुछ जो है ऐसी चीज है जिसको स्वीकार किए हुए है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट है, वही चोरी करती है। जो व्यवस्था बनाने वाले हैं वही चोरी करती है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है रोकने का। आसपास के वातावरण का प्रभाव काफी पड़ता ही है, बिल्कुल भैया। वो उससे कंडीशनिंग होता है। पर सबसे बड़ी बात तो यही है भैया कि सरलता का अभाव ही, यानी कि वो है, यानी कि वो ही नीचे जाने की स्थिति है, उसे जब चोरी कहो या हाँ कुछ भी हाँ, कहो। वो अपराध की मूल जड़ है, आप ठीक कह रहे हो भैया। आप देखिए ना, जैसे मतलब क्या, जो बच्चा जिस वातावरण में वो करता है, पलता है, वो वहीं का ही देखेंगे ना, वो प्रवृत्ति को भी ग्रहण कर लेता है। जो मान लेते हैं कि जहां पर बहुत चोरी डकैती करने वाले लोग हैं, वहां पर कोई बच्चा जन्म देता है, तो वो क्या करता है, वो वही चोरी डकैती ही करता है। कोई कोई बढ़िया अच्छी जगह पे पल रहा है, बढ़ रहा है, मंदिर के आसपास है, तो देखिए उसमें दूसरी तरह की प्रवृत्तियां आती है। तो जो व्यवस्था है, व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, मतलब एक तरीके से कहें, जो व्यवस्था का मतलब हो गया वातावरण ही हो गया। अभी भी आप देखें ना, एक लेवल का जो नियंत्रण है वो व्यवस्था के दबाव बस ही है। आप ये देख लीजिए, जो इतने रेप की घटनाएं घट रही हैं, उस पे जो नियंत्रण बना हुआ है वो व्यवस्था के दबाव बस ही बना हुआ है। यदि व्यवस्था का दबाव नहीं होता तो कैसे ये सारी घटनाएं में नियंत्रण पा पाते क्या? ये व्यवस्था का दबाव काम करता है कि नहीं करता है? करता है भैया। या चोरी, कोई भी देखिए चोरी करने से पहले कई बार डरता है।
इतना आसानी से कोई चोरी कर लेता है क्या? वो डरता है क्या चीज से? पकड़े गए तो क्या होगा? किसी का मर्डर करना है, 1000 बार सोचता है। किसी का मर्डर करना इतना आसान बात है क्या? आप सोचिए ना, वो व्यवस्था का दबाव ही है तो कि वो मर्डर नहीं कर पा रहा है। यदि ऐसे कोई ये ना हो कि भाई वो कोई भी किसी को मार दे, ये मान लेते हैं ये जो सिस्टम बना हुआ, ये जो पुलिसिया सिस्टम बना हुआ, ये है ही नहीं, कितने मर्डर बढ़ जाएंगे आप सोचिए। आदमी जो मर्डर और ये सब चीज नहीं कर रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है वो व्यवस्था का दबाव है उस पर। चोरी नहीं कर रहा, उसका बहुत बड़ा है व्यवस्था का दबाव। उसको दिख रहा है कि मैं चोरी किया, पकड़ा गया तो पूरी जिंदगी जेल में सरनी पड़ेगी, मर्डर किया पकड़ा गया पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं। आप चोरी करना, मर्डर करना छोड़ दीजिए, झगड़ा करना, हाथ पैर ही तोड़ दिए, उतने में आपके ऊपर कितना सारा केस हो जाता है, कितनी कितनी सारी धाराएं लग जाती हैं। नहीं है? ये सब व्यवस्था का दबाव है कि नहीं? ये एक लेवल का जो अपराध है उसका नियंत्रण है कि नहीं? इस मतलब ये व्यवस्था बस भैया, लेकिन यहाँ तो हम अपराधहीन व्यवहार की बात कर रहे हैं ना, कि मैं वही कह रहा हूं, तो अपराधहीन व्यवहार मतलब जहां अपराध नहीं हो रहा है। तो अभी भी तो ये सारे अपराध को रोके हुए ही है ना व्यवस्था बस। ये हाँ व्यवस्था बस ही तो वो सारे अपराध को रोक के रखे हुए हैं। चोरी डकैती मारपीट ये सारा कुछ जो है वो अपराध बस ही तो, वो अपराध ना हो उसी के लिए तो रोक के रखा है। ये व्यवस्था ना हो, आप सोचिए ना, जो अभी सिस्टम बना हुआ है, ये व्यवस्था ना हो, ये सब अपराध कितने बढ़ जाएंगे। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ भैया ये व्यवस्था के दबाव में है, और वहां जब मतलब मानव जागृत हो जाएगा तो वो स्वयं तंत्रित हो जाएगा, तो वहां फिर कोई दबाव प्रभाव नहीं रहेगा, वो खुद ही वैसे वातावरण में व्यवहार करेगा, जिएगा, फिर जिसमें अपराध नहीं होगा। एक बात बताओ, मिक्स नहीं करे तो कहते हो बिल्कुल ट्रैफिक चालू हो चुकी सरकार से ना, लेकिन गेट पर रख दिया नहीं मिक्स कर। तो क्या लगता है इसमें, और बताइए, आपराधिक व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव या प्रभाव में इसमें क्या लगता है? बताइए। नहीं, इस पैराग्राफ में भैया मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज किया हुआ ऐसा लग रहा है ये तो यहाँ पर क्योंकि आगे जाके प्रत्यावर्तन की बात भी की जा रही है। अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियमन अथवा ध्यान आवश्यक है। यहाँ जो बात चल रही है मानवीय व्यवस्था की बात चल रही है भैया। नहीं, ये जो अपराधहीन व्यवहार, इसका मतलब अपराधहीन व्यवहार में पहले अपराध क्या है इसको पहले समझना चाहिए, फिर उससे हीन करेंगे। तो अपराध क्या चीज है, किस चीज को अपराध कहा जा रहा है? लेकिन दोनों ही व्यवस्थाओं का दबाव, एक शासन व्यवस्था है और एक अनुशासन, स्वयं अनुशासन वाली जो बात है वो तो। है ना, वो आगे। लेकिन जब अपराध कर रहे हैं, इसका मतलब किस चीज को अपराध बोल रहे हैं बाबा जी? पर धन, पर नारी, पर पीड़ा को ही अपराध बोल रहे हैं। हाँ, सामाजिक नियमों का जो उल्लंघन है उसी को तो अपराध पर बोल। धन, पर नारी, पर पीड़ा जो देखिए, अभी भी उस चीज का नियंत्रण हो रहा है कि नहीं व्यवस्था का? पर धन मतलब दूसरे का जो है आप चोरी नहीं कर सकते। पर नारी मतलब आप इस तरीके की रेप और इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। पर जी। पीड़ा दूसरे को मारपीट नहीं सकते। हाँ हाँ। अभी नहीं अभी नहीं, शासन अभी शासन व्यवस्था द्वारा भी काफी ये हद हो तक ही रहा इसको है। कंट्रोल कंट्रोल किया हुआ है इसको। लेकिन क्या उतने से मात्र काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उससे आगे बात कर रहे हैं अन्यायहीन विचार, क्योंकि अपराध के मूल में जो है क्या है, वो विचार है। तो उसके लिए अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव। तो अभी हो क्या गया है कि सामाजिक आचरण का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए शासन को ज्यादा प्रबल करना पड़ा है। उसके मूल में जो विचार में परिवर्तन होना है, उसके लिए कोई सामाजिक आचरण नहीं है ना।
मनुष्य में जो आचरण में, जो सामाजिक आचरण में जो आना चाहिए, है ना, आप उसकी जगह मूवीज बना रहे हैं, है ना, वहां से आप श्रृंगार कामुकता को प्रबल बना रहे हैं। तो जो एक आदमी में श्रृंगार कामुकता प्रबल हो रही है, अब वहां व्यवस्था जो है दबाव डाल रही है कि उस अनुरूप आपको व्यवहार नहीं करना है, विचार में रहना है लेकिन व्यवहार में नहीं होना है। तो अभी का सारा शासन तंत्र जो है वो व्यवहार को रोकना, कायिक वाचिक को रोकने पर ही प्रबल किया हुआ है। वो मानसिक रूप से जो है ना, उसको रोकने का कोई काम नहीं है। शासन व्यवस्था में इस चीज की अभी समझ नहीं है कि हर एक कायिक वाचिक के मूल में मानसिक जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो मानसिक कार्य के लिए कोई दंड, मतलब उसके लिए कोई दंड नहीं देगा। आप किसी को जो है मारने का सोच लो, मैं किसी को गोली मार दूंगा, ऐसा आपने सोचा, उसके लिए कोई दंड नहीं मिलेगा जब तक आप कायिक वाचिक नहीं कर लेते हो। वाचिक भी नहीं, कायिक नहीं कर लेते हो तब तक। आपने किसी को बोल दिया कि मैं गोली मार दूंगा, इससे भी दंड नहीं। आप गोली मार दोगे तभी, गोली मारने के लिए सोचे उसके लिए भी दंड नहीं है। तो हर एक यहां पर जो भी शासन बना हुआ है वो मानसिक जो है वहां पर कैसे परिवर्तन हो, इसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, वो कायिक रूप से ना कर पाए और हो सके तो वाचिक रूप से भी ना कर पाए, इसके लिए ही सारा शासन व्यवस्था है। तो मनुष्य जो है वो स्वधन में जिए, स्वनारी स्वपुरुष में जिए, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जिए, इसके लिए जो उसमें विचारों में परिमार्जन होना है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो कायिक वाचिक को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया गया है समाज में, मानसिक को महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। आप सोचिए ना, अभी जितना भी शासन व्यवस्था है उसमें कायिक वाचिक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, मानसिक को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण माना नहीं गया। आश्चर्य वाली बात है। लेकिन यही समझने वाला कि जो मानसिक है वो हो सकता है कि वही कायिक वाचिक में होता है। जैसे किसी को किसी के जैसे चोरी करना है, चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया, उसको दंड दिया जाए, क्या वो चोरी करने का विचार उसमें पहली बार आया? ऐसी उसकी मानसिकता बनने में काफी समय लगा हुआ, उसका कोई इवेल्युएशन नहीं है समाज में कि उसकी मानसिकता यहाँ तक बनी जो है वो ऐसी मानसिकता में आ गया जहां पर वो कायिक वाचिक रूप भी करने में तैयार है। ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनमें लगता हो कि भाई उसका पैसा ले ले, ऐसा ले ले, लेकिन कायिक वाचिक रूप से नहीं करते। और एक आदमी में मानसिकता इतनी प्रबल हो गई कि अब वो कायिक वाचिक रूप से भी करता है। तो जो मन में गुणात्मक परिवर्तन होना, जो मानसिकता में परिवर्तन होना, जो विचार में परिमार्जन होना, इसके लिए कोई नहीं है। सारे आप देखिए ना, जो आपके मूवीज हैं वो पूरी तरीके से कामुकता को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अब वो किसी व्यक्ति में वो बढ़ करके वो कायिक वाचिक रूप में हो जाएगा तो उसको फांसी दो, दंड पूरा दो, एकदम ऐसा पूरा अभी जो है ना वो निकालने का पूरे सब आदमी भिड़ जाएंगे, उसको फांसी दे दो, चढ़ा दो। ये अरे उसके मूल में उसका विचार हुआ क्यों, वो क्यों इस जगह पे पहुंचा, इसका कोई आकलन नहीं है। है कि नहीं? तो अभी क्या व्यवस्था जो है वो बेसिकली वो सिर्फ आपराधिक व्यवहार को, ये सामाजिक आचरण का कोई प्रभाव है ही नहीं। अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव नहीं है। उसके बाद आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव है ही नहीं, कुछ नहीं है। इसके आगे का अभी कोई काम ही नहीं। तो ये भी होना, इसके साथ साथ अब ये आगे भी होते रहे, इसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, आपने दंड विधान बना के रखा हुआ है, ठीक है, मुझे उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये इसको भी तो करना होगा। अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण वो कहाँ है? जो आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन व संस्कार वो कहाँ है? ठीक है भैया, क्या लग रहा है, बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है भैया। तो वो जो शासन व्यवस्था है उसको बने रहने हुए अपने को इस पे काम करना, सामाजिक आचरण जो है
जो अपन बोल रहे हैं ना कि जो भी अब हम लोग अध्ययन करके एक नए तरीके का वातावरण बनाना चाह रहे हैं, तो जो भी जो मध्यस्थ दर्शन है उसकी रोशनी में एक नए तरीके का एक वातावरण बनाए, जिस वातावरण में जो बच्चे आएंगे, है ना, तो हमारे आचरण का जो प्रभाव उन पे पड़े, हमारे आचरण का प्रभाव उन पे पड़े। और उसके साथ साथ जो शिक्षा संस्कार अश्विनी भैया बोल रहे थे, वो शिक्षा संस्कार वाला काम, ताकि मूल में चित्त में ही परिमार्जन। उसके आगे तो बेसिकली उस व्यक्ति को खुद करना है। तो व्यवस्था का जो काम है वो यहां तक है, यहां तक है व्यवस्था का काम। उसके आगे व्यवस्था की जरूरत नहीं है, उसके आगे वो उस व्यक्ति को खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए आगे लिखा, अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियमन अथवा ध्यान आवश्यक है। तो चित्त शुद्धि तक का काम जो है ये पूरे समाज का है। ठीक है भैया। बढ़िया भैया, एकदम बहुत। तो भैया अभी जो शासन व्यवस्था में दंड का प्रोविजन है, तो इससे जो है लोग उसको उससे बचने के लिए, मतलब दिखने में ऐसा ना हो, एक्टिविटी ऐसा ना हो, या जिसको कायिक बोल रहे हैं ऐसा ना हो, लेकिन उसको मतलब उससे बचने के लिए अपने मानसिक विचारों को इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि वो एक्ट के अंतर्गत भी ना चले जाए, लेकिन काम वैसा होता रहे। ये प्रवृत्तियां भी बहुत बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो इस तरीके से मानसिक लेवल पे तो अभी व्यवस्था के कारण नेगेटिव डायरेक्शन में चले जा रहा है, ऐसा भी दिखता है भैया। मतलब विचारों में परिमार्जन ना करें, और उसके लिए जो है ना, वो जो उसमें सारे जो एडवोकेट है ना वो इसी के लिए तो है। उसमें कैसे जो है उसको, जो उसने किया है उसको कैसे उससे बचाया जाए, कैसे उसमें से जो नियम बनाए गए हैं उस नियम में से कैसे सेंधमारी करके उसको वहां से बचाया जाए। एक आदमी अपराध करता है, अपराध करने के बाद जो है, जो उसके तरफ से लड़ता है एडवोकेट, वो क्या चीज के लिए लड़ता है कि इस जो नियम है उसमें क्या फ्लॉ है, उस फ्लॉ को यूज करके इसको कैसे बचाया जा सके। हाँ इस तरह से मेंटालिटी जो है वो असहज तो होने की इसी तरफ चला जा रहा है। एक्चुअली में इसलिए तो कह रहे हैं, जो मानवीय संविधान है ना, जो यहाँ पर अभी संविधान की बात कर रहे हैं, जो अपने देश का संविधान है, वो सिर्फ ये है, सिर्फ ये ऊपर वाला, ये है, सिर्फ ऊपर वाला है, ये वाला है अभी का संविधान। अरे इसमें पूरा हो जा रहा है, ये सिर्फ ऊपर अतः अपराधी व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, बस इतना ही है, इतना ही है अभी का संविधान। उसके आगे जो है संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई अध्ययन के लिए, आसक्ति रहित इच्छा के लिए कोई अध्ययन और संस्कार जो है उसका प्रावधान नहीं है। अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का कोई प्रभाव। वही तो बाबा जी का प्रश्न था ना कि जब जो देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो सही आदमी का आचरण का कोई स्वरूप नहीं था वहां पर। आप देखिए तो क्या भले बाबा जी का सोच जब यहाँ वो साधना कर रहे हैं तो उससे पहले था ये कि सही आदमी के आचरण का कोई स्वरूप ही नहीं है वहां पर। संविधान में सही आदमी के जो आचरण का कोई स्वरूप ही नहीं है। वो सिर्फ यही है। ओ भैया, बहुत बढ़िया बात लिखी कि अपराधी को पहचानने के लिए कितना तंत्र लगा हुआ है, एक सही आदमी को पहचानने के लिए कोई डिपार्टमेंट ही नहीं बना।
मतलब कायिक वाचिक रूप से उसको रोकने के लिए सारा प्रावधान है, मानसिक का पता ही नहीं है। उसके मूल में यही हुआ कि मनुष्य को सिर्फ शरीर का पता है, जीवन का पता ही नहीं है, मन का पता ही नहीं है। तो कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप होते हैं, उस मानसिक हर एक कायिक वाचिक के मूल में मानसिक क्रियाकलाप है, उसको वो भूल गया संविधान बनाने वाले। जो भी कायिक वाचिक हो रहा है उसके मूल में मानसिक है। तो मानसिक अपराध हुआ तो कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन मानसिक यदि कायिक वाचिक में परिणत हुआ तो वो अपराध है, उसका दंड मिलेगा उसको। एक ने चोरी करने का सोचा, उसके लिए कोई अपराध, उसको कोई दंड नहीं है, लेकिन चोरी करने का सोचा और कर दिया तो उसके लिए पूरा उसको दंड विधान है। तो शरीर के द्वारा जो कर्म है उसको प्रधान माना गया, जीवन के कर्म को गौण माना गया, कि जीवन का पता ही नहीं। यही लगता है मुझे जो है एक बड़ा सा हुआ फ्लॉ। तो जीवन का पता नहीं है तो फिर उसके अनुसार संविधान भी कहाँ बनेगा, सिर्फ शरीर के अनुसार संविधान बनेगा। इसलिए तो बाबा जी को नए संविधान भी लिखना पड़ा। इसमें बड़ा चोर बच जाता है, छोटा चोर पकड़ा जाता है। नहीं दीदी, जो पकड़ा नहीं जाए वो चोर नहीं है बस। मतलब मानसिक बिल्कुल। लेवल पे तो डर रहे हैं ना। जो पकड़ा जाए वही चोर। जी। कोई व्यवस्था ही नहीं है भी, तो एकदम कैओस जिसको कहते हैं ना, वैसा है। चलिए, तो आज भैया थोड़ा रुक ले क्या? आज संडे है, थोड़ा छठ पूजा भी है, शाम का पता नहीं अगर हो गया तो मेरे को देने भी जाना है। ठीक है भैया, वैसे है भी काफी ऐसी चर्चा हुई है कि थोड़ा सोचेंगे तो अच्छा है। ना? काफी काफी मटेरियल दे दिया भैया, बहुत बढ़िया आपने, और रवि भैया काफी नमस्कार। परेशानी मुद्दे हैं। रवि भैया बहुत नमस्ते बढ़िया। भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। रिकॉर्डिंग को इसमें डाल देंगे।